ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और बिजनेस समझने के लिए। अडल्ट कंटेंट, इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं और अडल्ट वेबसाइट को आपने भी अपनी लाइफ में एक ना एक बार विजिट जरूर किया होगा। नहीं किया? डेटा के अनुसार अडल्ट फिल्म वेबसाइट के ऊपर 13 बिलियन विजिट आते हैं एक महीने में और सेकंड टॉप वेबसाइट के ऊपर 9 मिलियन। तो चाहे इससे कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन लाइफ में हर किसी ने एक ना एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट किया हुआ है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 28,000 लोग हर सेकंड अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि हर सेकंड में 2.5 लाख रुपए इस कंटेंट पे खर्च किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इंटरनेट पे। और हमारे लिए ऐसी वेबसाइट है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के काम आती है, लेकिन ये 10 सेकंड का जो सुकून है ये फ्री में नहीं आता। और इस इंडस्ट्री के पीछे इतना कुछ चल रहा है, अगर आपको पता चल गया तो आप रिग्रेट करोगे और अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दोगे। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry that Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. अभी इंटरनेट पे 4 बिलियन से ज्यादा अडल्ट वेबसाइट मौजूद है, जो कि पूरे इंटरनेट का 12% होल्ड करती हैं। आपने अभी तक क्यूट हब, फेक टैक्सी और फ्रेजर जैसी वेबसाइट का नाम सुना होगा और इन सारी वेबसाइट को सिर्फ एक कंपनी ओन करती है। मतलब इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को काफी सीक्रेट रखना पसंद करता है। तो आज इस पूरे एम्पायर का ब्रेकडाउन करते हैं। ये जो 5 सेकंड का सुकून आपको मिलता है, इसके पीछे कितनी कॉस्ट लगती है, कितने लोग सैक्रिफाइस करते हैं, ये इंडस्ट्री बैकएंड में कैसी काम करती है, ये पता चलेगा इस वीडियो में। पूरी जरूर देखना, मजा आ जाएगा। अर्ली 2000 में जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था तो हर तरीके का कंटेंट आपको सीडी और डीवीडी के थ्रू मिलता था, चाहे वो फिल्म हो, टीवी शो हो या फिर अडल्ट कंटेंट। और उस वक्त अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में एक कंपनी टॉप पे थी जो कि डीवीडी सेल करती थी, उसका नाम था विविड एंटरटेनमेंट और उसका ईयरली रेवेन्यू उस समय पे $100 मिलियन के आसपास का था। और उसके बाद साल दर साल जो इंटरनेट था वो कॉमन होना शुरू हुआ, यूट्यूब और वीमो जैसी ऐप आना शुरू हुई और डीवीडी की जो सेल्स थी वो 86% से डाउन हो गई थी। और उसके बाद आता है सन 2004, जहां पे पैसा कमाने के लिए 4 लोग अलग अलग नीश के अंदर वेबसाइट क्रिएट करते हैं और इन 4 लोगों का नाम था मैट, स्टीफन, फिराज, ओसुम। पहले तो वेबसाइट को पे टू वॉच रखा गया कि पैसा दो फिर देखो, लेकिन इन्होंने फिर यूट्यूब से इंस्पिरेशन ली और उसके बाद जन्म होता है ट्यूब वेबसाइट्स का। बेसिकली ट्यूब वेबसाइट यूट्यूब की तरह काम करती है कि वो आपको प्लेटफॉर्म देती है और अलग अलग लोग आकर के वहां पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और उस कंटेंट को मोनेटाइज करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी एड्स चलती हैं। और उस समय की कुछ फेमस वेबसाइट जैसे लाल ट्यूब, यूकॉन, ये वेबसाइट अवेलेबल होती थी जहां पे ज्यादातर री अपलोडेड कंटेंट मिलता था और ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, तो इसीलिए इनको कॉपीराइट का इशू काफी ज्यादा फेस करना पड़ता था। और इसी इशू को सॉल्व करने के लिए इन चारों ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम था फ्रेजर। बेसिकली हॉलीवुड लेवल की क्लैरिटी और क्वालिटी के साथ कंटेंट देना है, लेकिन सिर्फ अडल्ट इंडस्ट्री के लिए। अब दूसरी तरफ जो ट्यूब साइट है उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, 2007 तक इंटरनेट पे डोमिनेट करती थी ये सारी की सारी ट्यूब साइट्स। अब उसी साल जो मैट है उसने $3,000 में एक डोमेन परचेज किया जिसका नाम था कॉर्नहब, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुआ। और ये साइट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि किसी को फ्री एडल्ट कंटेंट देखना था तो उसका नाम सबसे पहले आता था। अब ये ट्यूब साइट्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन ये चारों ऐसी वेबसाइट्स के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे। तो ये क्या करते हैं, मेनविन नाम से एक कंपनी खोलते हैं, उसको पेरेंट कंपनी बनाते हैं और ये सारी वेबसाइट उस पेरेंट कंपनी के अंदर आ जाती है। तो इन चारों का नाम डायरेक्टली इन वेबसाइट से कभी जुड़ा ही नहीं। फिर आता है सन 2010, जहां पे इन्हें इंटरनल डिस्प्यूट के वजह से ये सारी वेबसाइट सेल करनी पड़ती है और ये खरीदता है फेबियन थेलमैन। फेबियन कंपनी का ओनर था जिसके पोर्टफोलियो में पहले से जैसी वेबसाइट थी। अब जब उसने ये कंपनी एक्वायर करी तो और कॉर्नहब जैसी ट्यूब वेबसाइट, ये सारी कंपनी उस एक पर्टिकुलर बंदे के अंडर आ चुकी थी। अब इस पूरी एडल्ट इंडस्ट्री को सिर्फ एक इंसान कंट्रोल कर रहा था और उसका नाम था फेबियन। अब जान के हैरानी हो जाएगी कि इस इंसान का मेन प्रोफेशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसने एक ट्रैकिंग टूल डेवलप किया था। अब वो ट्रैकिंग टूल ये करता था कि जो भी यूजर आए उन्होंने कितनी एड्स पे क्लिक किया और उस एड से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन उसका सॉफ्टवेयर किया करता था। और उसी सॉफ्टवेयर से जो पैसा कमाया था फेबियन ने, उसी को यूज करके ये सारी अडल्ट वेबसाइट्स को ये खरीद रहा था। मतलब इसने इतना पैसा कमाया था कि 2006 में पहले एक्वायर करी, 2010 में
कॉन हब और उसके बाद सारी ट्यूब वेबसाइट्स। और जैसे मैंने बताया कि जो फेबियन है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ में उसकी एक्सपर्टीज थी, और इसी दम के ऊपर उसने जो कॉन हब है उसको टॉप रैंक कराना शुरू किया, और जिस वजह से जो कॉन हब है वो रॉकेट बन के ऊपर और ऊपर जाने लगा। अब कॉन हब को ग्रो करने के लिए इस इंसान को पैसे की जरूरत है, तो $350 मिलियन की इसने फंडिंग उठाई जेपी मॉर्गन चेस से और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। अब आता है साल 2012 जहां पे फॉबिन ये डिसाइड करता है कि मैनविन और मैनसिफ कंपनीज को ये मर्ज करेगा और एक कंपनी बनाएगा जिसका नाम है माइंड गीक। अब 2012 में इंटरनेट पे जितना भी एडल्ट कंटेंट प्रेजेंट था और प्रोड्यूस हो रहा था, सीक्रेटली ये सारा काम माइंड गीक कर रही थी, और जो माइंड गीक थी उसको ऐसे प्रेजेंट करते थे कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और इस कंपनी के पास इतना कंटेंट था कि 170 साल तक अगर आप लगातार देखोगे तो भी खत्म नहीं होगा। अब अडल्ट इंडस्ट्री के बारे में ना आपको कोई हेडलाइन देखने को मिलेगी, ना न्यूज, ना कोई आर्टिकल, ना ही कोई कंटेंट, क्योंकि जो इंडस्ट्री है ये काफी सीक्रेटली काम करती है और इस इंडस्ट्री का बैकएंड कैसा है इसके बारे में नहीं पता कि ये कंटेंट प्रोड्यूस करते कैसे हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये खुद भी नहीं चाहती कि आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल पता चले, क्योंकि जितनी भी घटिया चीजें अगर आपको ये पता चल गई तो आप शायद ये कंटेंट देखना ही बंद कर दो। अब हमारे सामने जो 3-4 मिनट का कंटेंट आता है जिसको ज्यादातर लोग अपनी लस्ट, अपनी साइकोलॉजी और अपनी फिजिकल नीड पूरा करने के लिए यूज करते हैं, एक्चुअली अगर आप इंडस्ट्री के लोगों की बात सुनोगे तो उनके हिसाब से ये इंडस्ट्री वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Weston and doing all drugs, and I got really one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. सबसे पॉपुलर अडल्ट फिल्म वेबसाइट के ऊपर के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने का एलिगेशन लगा है, इवन ये प्रूफ भी हुआ है। और जो 2024 था ये काफी स्ट्रेंज ईयर था जहां पे इस इंडस्ट्री के काफी सारे बड़े स्टार सडनली गायब होते हुए दिखे। सोफिया लियोनी जिनकी एज 26 साल थी उनके हो गई, और रीजन दिया गया कि इंडस्ट्री में उसका एक्सप्लॉइट हुआ था, और सोर्सेज के अकॉर्डिंग के पीछे का जो मेन कारण था वो था ड्रग का ओवरडोज। एमिली विल्स को लेकर के भी सेम ही न्यूज थी, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस तरीके के टॉर्चर और एक्सप्लॉइटेशन की यहाँ बात हो रही है। अब ऑब्वियसली ये तो नाम से ही जाहिर होता है कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ना तो कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट देती होगी, ना ही कोई ऐसे रिसोर्सेज जिससे आप अपलिफ्ट फील करो या आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी मिले या एक्चुअली आप अपने आप पे प्राउड कर पाओ। और इसका आंसर खुद लैना ने दिया जो कि इस इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मिंग रह चुकी हैं, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें किस तरीके से एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया जाता था, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा इस इंडस्ट्री के अंदर वो काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। और ऐसा सिर्फ किसी एक के साथ नहीं हुआ, हर किसी का यही जवाब था। अब कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो एक नॉर्मल इंसान अपने होश और हवास में नहीं कर सकता, तो अपनी कॉन्शियसनेस इन्हें खोनी पड़ती थी। और जितने भी एक्टर आप इन कॉन्टेंट्स में देखते हो ये ज्यादातर के नशे में या फिर अल्कोहल के नशे में रहते हैं, इसी वजह से इनकी जो है वो भी काफी यंग एज में हो जाती है। लेकिन ये सारी सच्चाई जानने के बावजूद काफी सारे लोग आज भी इस इंडस्ट्री के पीछे पागल क्यों हैं और भर भर के लोग इस इंडस्ट्री में घुस क्यों रहे हैं। और इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि जो इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है और यहाँ पे मोनेटाइज करना भी काफी आसान है और बहुत ही कम समय में यहाँ पे काफी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसके बावजूद सारे के सारे एक्टर्स अपनी मर्जी से नहीं आते। एक अडल्ट वेबसाइट गर्ल डू कॉन के ओनर मैथ्यू और मिशेल को 14 साल की जेल हुई क्योंकि इंटरनेट पे क्लोथिंग मॉडल जॉब की एडवर्टाइजमेंट चलाया करते थे और जो लड़कियां ये हायर करते थे उनसे ये फोर्सफुली अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम कराया करते थे। और इन्होंने कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेटिव भी हायर करी हुई थी जो कंपनी के बिहाफ पे लड़कियां बुलाया करती थी और उन्हें बोलती थी कि आप शूट करो, ये जो मूवीज हैं ये हम कहीं पर भी अपलोड नहीं करेंगे, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा ही था और जो वीडियो यहाँ पे शूट की जाती थी उसको इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट करके इन्होंने $17 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। और फिर कुछ विक्टिम सामने आई और इनके ऊपर केस हुआ और उसके बाद इन दोनों ओनर को 14 साल की जेल हुई। और इसी तरीके के सेम एलिगेशन आपको कौन हब पे भी लगते हुए दिखे थे कि काफी सारी लड़कियों की वीडियो अपलोड करी गई और उनसे बिना कंसेंट लिए। Markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing its parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, hosting and promoting graphic videos of revenge, even child, all in an effort to drive up revenue. इवन काफी सारे लोगों की वीडियो इन प्लेटफॉर्म पे है और उन लोगों ने कंप्लेन फाइल की गई, लेकिन उसके बावजूद इन प्लेटफॉर्म से जैसे कि कौन हब, इनसे उनकी वीडियोस नहीं हटाई गई है। और ट्विटर पे तो शट डाउन
फेकिंग जैसे हैशटैग चलाए गए और जब आउटरीच हद से ज्यादा हुआ तो कैनेडियन पार्लियामेंट ने तो माइंडगीक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी और काफी सारे मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने तो इन सारी वेबसाइट्स के साथ अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं और फिर फाइनली कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर भी इसको काफी सीरियस लिया गया और बोला गया कि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो प्रॉपर कंसेंट के साथ होनी चाहिए, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा कि जिसके बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्री है इसको काफी ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश आज भी जारी है। पर हर साल 4 बिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं जहाँ पे कॉन हब के एम्प्लॉय मैनुअली बैठ कर हर वीडियो और फोटोज को मैनुअली ऑडिट करते हैं और इनफैक्ट ये देखा गया है कि टॉप 3 अडल्ट वेबसाइट्स के ऊपर हर मिनट 1,35,000 व्यूज ऐड होते हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है वो बहुत अर्ली एज में एक्सेसिबल है और कोई भी इस वेबसाइट पे जाकर के एक्सेस कर सकता है इन सारे कंटेंट्स को। और ये जो सिचुएशन है ये टाइम के साथ और बुरी होगी और इसके पीछे का मेन रीजन है जो फोन है वो बच्चों को जल्दी मिलता है और ये जो अडल्ट कंटेंट है इसको कंज्यूम करने की जो एवरेज एज निकल के आई है वो 11 से 13 साल की है और 19 से 22 साल के बच्चे इस कंटेंट को सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा ये कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करता है उसका इनोसेंस खो जाता है और उसका औरतों को देखने का नजरिया, एक रिलेशनशिप को समझने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है और कोई कितना भी कोशिश कर ले वो जो इनोसेंस है वो वापस नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के नाम पे यही अडल्ट फिल्म है जहाँ पे कुछ और दिखाया नहीं जाता, ये बताया जाता है कि जो औरतें हैं वो कुछ और नहीं है, एक टूल है आदमी को प्लेजर देने के लिए। और जो फिल्में बनाई जाती है ना यहाँ पे कोई इमोशन होता है, ना ही कोई एम्पैथी होती है, ना ही कोई प्यार होता है, कुछ नहीं दिखाया जाता, सिर्फ एक चीज दिखाई जाती है और जो सर्च टर्म में भी आपको दिखेगा वो है डोमिनेंस, वो है कि किस हिसाब से कैसे ये ट्रीट करते हैं औरतों को अपनी फिल्म में। इवन 7 कंट्रीज की 12 स्टडी में ये निकल के आया कि जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो बाय डिफॉल्ट एग्रेसिव नेचर के बन जाते हैं और इस चीज का जो एडिक्शन है वो एंडलेस तरीके से है कि अगर आप एक बार लूप में घुस गए तो इससे निकल पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक रिसर्च में निकल के आया जब आप देखते हो तो आपका ब्रेन 4 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। ये बहुत खतरनाक है आपके लिए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है अगर कोई बच्चा इसे देख रहा हो, क्योंकि वो इस चीज से एडिक्ट बन सकता है। देखो जो हमारे फोरहेड में फ्रंटल एरिया होता है इसका मेन काम होता है जजमेंट करना और सही डिसीजन लेना। वहीं पे जो डोपामिन होता है वो हमें ऐसे काम करने पे मजबूर करता है जो शायद हम नहीं करना चाहते और हमें बहुत ज्यादा एक्साइट करता है। अब जब अर्ली एज के अंदर आप ऐसी चीज करते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डोपामिन हिट होता है तो अर्ली स्टेज में जो आपका फ्रंटल हिस्सा है वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो बच्चा है उसे समझ नहीं आता कि ये जो डोपामिन रिलीज हो रहा है इसको रुकना कैसे है और इसी वजह से जो एग्रेशन, एग्रेसिव नेचर और छोटी मोटी इधर उधर की हरकतें आजकल आपको बच्चे में दिख रही है वो इस वजह से है क्योंकि जो डोपामिन है वो लगातार हिट होता जा रहा है और जो फ्रंटल हिस्सा है हमारे फोरहेड का वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। और जो बच्चा 15-16 साल की उम्र से ये सारी फिल्में देखना शुरू कर देता है, जब वो बड़ा होता है और जब उसका रियल रिलेशन सामने आता है तो वो अनरियलिस्टिक बॉडी की एक्सपेक्टेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपनी ड्राइव से अज्यूम करके जाता है जो कि एक्चुअली कभी सक्सेस नहीं होती, क्योंकि उसे नहीं पता कि जो वो मूवी में देख रहा है वो 2 से 3 दिन की शूटिंग है जिसके अंदर 3 मिनट का फाइनल पार्ट उसे दिखाया जा रहा है और जो एक्सपेक्टेशन उसकी खुद की बॉडी से और दूसरे की बॉडी से है वो अनरियलिस्टिक है क्योंकि वो मैन्युपुलेट की गई है पूरी तरीके से। और जिस हिसाब से उस मूवी के अंदर ट्रीट किया जाता है विमेन को, इवन अ मैन को, वो रियल लाइफ में करने से आपको बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज हो सकती हैं। और जब इन बेसिक चीजों की ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बड़े होने के बाद उस बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा इसकी क्या गारंटी है। और इवन देखा गया स्टडीज में जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे बर्बाद हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, इवन खुद से, वो पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी है कि इंडिया में डिवोर्स रेट और चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सडनली क्यों बढ़ रहे हैं।